नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जो है जिस तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग देख रहे थे साइंस में हमने फिजिक्स देखा, बायोलॉजी देखे, आज हम केमिस्ट्री देख रहे हैं दोस्तों, जो कि इम्पोर्टेंट है, 2-3 क्वेश्चन मिल सकते हैं एग्जाम में। दूसरी चीज़ इसके जो मतलब वो होते हैं ना एग्जाम्पल, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक दोस्तों, तो हम देखेंगे सारी चीज़ें, आपको बताएँगे आम्ल क्षार भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सब एग्जाम में आते रहते हैं, 1-2 क्वेश्चन आराम से मिल जाते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं, ज़्यादा मतलब बड़ी वीडियो नहीं होगी लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं पूरे, कंप्लीट कर लेंगे ना ये जितना भी दिया है, सारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इसमें पहला लिखा है कि रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री शब्द उत्पत्ति, मतलब इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई केमिस्ट्री शब्द की, ये कहाँ हुई? तो मिस्र देश के साथ कीमिया, जो कीमिया से हुई है। किससे हुई? मिस्र देश के शब्द कीमिया से हुई है। याद रखेंगे, कीमिया से होती है क्या? केमिस्ट्री की उत्पत्ति। कीमिया का अर्थ होता है दोस्तों काला रंग। वह इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? केमी टेकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? केमी टेकिंग कहा जाता है। लिखा है कि रसायन संगठन के आधार पर द्रव 3 प्रकार के होते हैं। एक तत्व होता है, एक यौगिक होता है, एक मिश्रण होता है। तत्व को एलिमेंट कहते हैं, यौगिक को कंपाउंड कहते हैं, मिश्रण को मिक्सचर कहते हैं। अब हम तत्व के बारे में देख लेते हैं। तत्व क्या है? तो द्रव की वह अवस्था जिसमें सभी परमाणुओं का परमाणु क्रमांक दोस्तों समान होता है। अर्थात एक ही प्रकार के परमाणु से बने तत्व पदार्थ क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। जो एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। जैसे अभी नीचे अगर हम देखें दोस्तों, द्रव मतलब तत्व द्रव की 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। जैसे देखिए, ठोस है तो सोडियम कार्बन, ये दोनों ठोस है दोस्तों। द्रव की बात करें तो पारा, गैलियम, ब्रोमीन, ये भी द्रव हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन आता है कि कमरे के ताप पर कौन सी धातु जो है तरल अवस्था में रहती है? तो ये पारा हो जाएगा। और कौन सी अधातु पूछे तो ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक, याद रखेंगे। गैस की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन है, सबसे हल्का तत्व है दोस्तों। और हम बात करें तो ऑक्सीजन हो जाएगा, वह ऑक्सीजन। ठीक, तो ये याद हो जाएगा। यौगिक की अगर हम बात करें तो ये शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने होते हैं। जैसे H2O एक यौगिक है दोस्तों। क्या है? यौगिक है, या एक या अधिक तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अगर हम बात जैसे इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है ना, तो उससे मिलकर बना है। अगर हम मिश्रण की बात करें यानी मिक्सचर, तो ये क्या हो जाए? 2 या 2 से अधिक तत्वों यानी तत्व या यौगिक दोनों हो सकते हैं के अनिश्चित अनुपात में मिलाने से बनते हैं। इन अवयवी पदार्थों को सरल यांत्रिक भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जाता है। ठीक दोस्तों, जैसे वायु अनेक गैसों एवं धूल कणों का मिश्रण है। ठीक है। पीतल तांबा व जस्ता का मिश्रण है। जो पीतल है वो तांबा व जस्ता का मिश्रण है, ये भी ठीक है। उसके बाद सभी समांगी मिश्रण विलयन होते हैं। तो ये सब क्या है दोस्तों? ये सब मिश्रण है। ठीक, एग्जाम में पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है, कौन सा मिश्रण है, ये सब पूछ लेता है। अगला दिया मिश्रण के प्रकार, तो देखिए एक होता है समांगी मिश्रण, आप देखे होंगे। एक होता है विषमांगी मिश्रण। ये होता है कि इसमें प्रत्येक भाग उसके अवयवी पदार्थों का संगठन एवं गुण समान होता है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि इसमें प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन एवं गुण समान नहीं होता है दोस्तों। अगर हम विलयन की बात करें दोस्तों, उसके बाद विलयन क्या है? तो विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों के ऐसे समांगी मिश्रण जिनका कोई निश्चित संगठन नहीं होता है, अर्थात पदार्थों की मात्राओं का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, वो विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विलयन कहलाते हैं। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएं। चीजें समझ में आ रही होंगी, अगर थोड़ी थोड़ी आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें दोस्तों, तो विलयन में जो पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं, और जो कम मात्रा में होता है उसे हम विलेय कहते हैं। देखिए सीधी सी बात है, जैसे मान लीजिए पानी है, तो पानी ज्यादा होगा, चीनी कम होगी। ये बात सही है कि नहीं दोस्तों? अगर हमें शरबत बनाना है, मान लीजिए जलाव बनाना है, तो क्या हो जाएगा? पानी जो है ज्यादा होगा तो वो क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। यानी वो अपने अंदर घोलेगा। किसे घोलेगा? चीनी को। तो चीनी क्या हो जाएगी? विलेय हो जाएगी। समझ में है कि नहीं? यानी जो मतलब अपने अंदर समाहित करेगा तो उसकी मात्रा सर्वाधिक होगी, और जो वो पदार्थ होगा वो उसे विलेय कहते हैं, उसकी मात्रा कम होगी। अगर हम बात करें स्थायी मूल कण की, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। अस्थायी मूल कण की बात करें तो मेसॉन, कण, न्यूट्रो, पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, ये सारे होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? मेसॉन कण होता है, न्यूट्रिनो होता है, पॉजिट्रॉन होता है, एंटी न्यूट्रिनो होता है। अगर हम आगे बात करें परमाणु क्रमांक के एटॉमिक नंबर की दोस्तों, तो देखते हैं किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व के परमाणु क्रमांक या संख्या कहलाती है। यानी इसे हम जेड से डिनोट करते हैं। ये नीचे होता है दोस्तों, परमाणु भार ऊंचे ऊपर होता है। जैसे 1H1 होता है ना, तो ये परमाणु क्रमांक है हमारा। क्या है? परमाणु क्रमांक हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है दोस्तों? देखिए
एक्चुअली जो परमाणु जो ये होता है ना, जो ये परमाणु क्रमांक है, ये प्रोटॉनों की संख्या होती है, ये याद रखेंगे आप। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है। अगर हम द्रव्यमान बात करें तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। जैसे इसमें क्या होता है, ये ए से डिनोट करते हैं दोस्तों, ये प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को दिखाता है। अब समस्थानिक देख लेते हैं दोस्तों, आइसोटोप्स कई बार पूछा है। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या जो है भिन्न भिन्न हो, तो वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। इसमें परमाणु संख्या समान होगी दोस्तों, देखिए परमाणु संख्या ये जो है सब जगह समान होगी, लेकिन ये ऊपर का जो भाग होगा द्रव्यमान संख्या, ये ऊपर ही देखिए मैंने अभी बताया ना, ऊपर का जो ये होगा ये जो है सब अलग अलग होगा, तो ये क्या कहलाएगा, ये समस्थानिक होगा दोस्तों। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जैसे प्रोटियम होता है H1H1 और ड्यूटेरियम होता है 1H2 और ट्राइटियम होता है 1S3 होता है। यह समस्थानिक रेडियोधर्मी गुण प्रदर्शित करता है। पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक रेडियोधर्मी गुण प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन ये दे सकता है, तो याद रखेंगे ट्राइटियम है। कौन सा है, ट्राइटियम है। अगला है संभावी परमाणु यानी आइसोबार आइटम्स की बात करें तो किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या भिन्न हो तथा द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन समान हो, तो क्या कहलाता है दोस्तों, वो संभावी परमाणु कहलाता है। हम आगे बात करें प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व जो स्वतः विखंडित होकर कुछ आदर्श किरणों का उत्सर्जन करते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। पृथ्वी के नीचे भी बहुत सारे हैं। अगर हम बात करें दोस्तों रेडियो सक्रियता की खोज किसने की, तो हेनरी बेकुरल ने की, और इसका जो है मात्रक भी अगर हम बात करें तो बेकुरल के द्वारा भी हम इसे मापते हैं। अगला दिया 1902 में मैडम क्यूरी तथा उनके पति जो थे पियरे क्यूरी ने पता लगाया कि यूरेनियम के खनिज पिच ब्लेंड में 4 गुना अधिक रेडियो सक्रियता उपलब्ध होती है। यानी पिच ब्लेंड में 4 गुना अधिक रेडियो सक्रियता यूरेनियम का खनिज है दोस्तों। अगर बात करें तो रेडियम नामक जो है रेडियो सक्रिय तत्व की खोज मैडम क्यूरी व पियरे क्यूरी ने किया था। याद रखेंगे दोस्तों, इन लोगों को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। अब हम आगे बढ़ जाए, नाभिकीय ऊर्जा देख लें। न्यूक्लियर एनर्जी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसी रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिक में होने वाले परिवर्तन के दौरान नाभिक के द्रव्यमान में होने वाली क्षति का ऊर्जा में परिवर्तन क्या कहलाता है, नाभिकीय ऊर्जा कहलाता है। अगर हम नाभिकीय ऊर्जा के स्रोत देखें तो देखिए इधर लिखा नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन और इधर लिखा है नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक, तो दोनों में अंतर है दोस्तों। देखते हैं, एक बड़े परमाणु का 2 या 2 से अधिक छोटे परमाणुओं में विखंडन होता है इसमें, और इसमें क्या कहता है 2 हल्के परमाणुओं का एक भारी परमाणु नाभिक में संलयन होता है। सूर्य जो ऊर्जा देता है वो किसके थ्रू देता है, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा देता है। और परमाणु बम जो कार्य करता है, परमाणु बम इसके तहत कार्य करता है। समझ में कि नहीं, तो ये चीज है, याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, विखंडन क्रिया सामान्य रूप से प्रकृति में घटित नहीं होती है। ये सामान्य रूप से प्रकृति में न घटित होगी, इसे इंसान ही घटित करेगा, जैसे परमाणु विखंडन होता है जो। अगर हम बात करें तो सूर्य जैसे तारों में संलयन प्रक्रिया घटित होती है, अभी बताया। रेखा विखंडन प्रक्रिया में 2 परमाणुओं को विभाजित करने में बहुत कम ऊर्जा लगती है दोस्तों। जबकि अगर हम यहाँ बात करें 2 या 2 से अधिक परमाणु प्रोटॉनों को एक साथ लाने के लिए अत्यधिक उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो सूर्य के पास ही है। अगर हम बात करें विखंडन द्वारा प्राप्त ऊर्जा रासायनिक विधि द्वारा उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में 1,00,000 गुना अधिक होती है। और अगर बात करें तो संलयन से प्राप्त ऊर्जा विखंडन से निकलने वाली ऊर्जा से 3 से 4 गुना अधिक होती है। इसका उदाहरण है परमाणु बम और इसका है हाइड्रोजन बम। ठीक, दोनों का एग्जाम्पल याद रखेंगे। ये है नाभिकीय विखंडन, ये है नाभिकीय संलयन। एग्जाम में ऐसे पूछता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय संलयन का उदाहरण है, तो आपको बताना होगा अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो। मैं नहीं कहता हूँ कि एक ही जगह सारे क्वेश्चन पूछे जाए, लेकिन पूछता दोस्तों है जरूर। केमिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन नजर आते ही आपको है, वो तो एग्जाम पे डिपेंड करता है कि जीएस कितनी पूछी जाएगी। अगला लिखा है प्रथम परमाणु बम का निर्माण कौन किए हैं, तो रॉबर्ट ओपनहीमर ने 1945 ईस्वी में किया था। इनके ऊपर मूवी भी बनी है, अगर देखे होंगे। परमाणु बम का पहली बार प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा जापान पर 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा नगर पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी नगर पर मतलब इसका आक्रमण किया गया। देखिए मान लीजिए अगर भूल जाए आप, तो देखिए 9 यानी नागा, तो ना मैच कर गया तो नागासाकी 9 कर दीजिएगा, और अब एक बचा तो हिरोशिमा कर दीजिएगा, तो 6 अगस्त को हिरोशिमा हो जाएगा, 9 अगस्त को नागासाकी। परमाणु बम के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो आविष्कार किसने, सॉरी हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड टेलर यूएसए के थे, उन्होंने किया था 1952 ईस्वी में। उन्होंने निर्माण प्रक्रिया क्या है, हाइड्रोजन के समस्थान को ड्यूटेरियम H1H2 या
1D2 व ट्राइटियम 1S3 या 1T3 के नाभिकीय संलयन द्वारा इसकी मतलब जो है इसे देखा था, खोजा था। ऑक्सीकरण अपचयन की बात करें, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करें तो किसी परमाणु अणु या आयन से इलेक्ट्रॉनों का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें अर्थात परमाणु अणु या आयन पर धन आवेश का मान बढ़ जाता है तथा ऋण आवेश का मान कम हो जाता है। किसी परमाणु अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाते हैं? अपचयन कहलाती है। अर्थात धन आवेश के मान में कमी व ऋण आवेश के मान में वृद्धि होती है। अगर हम बात करें Na प्लस मतलब ऊपर प्लूटा प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Na और एल्युमिनियम है दोस्तों ये Al प्लस 3 इलेक्ट्रॉन तो Al हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ऑक्सीडेशन अपचयन की संयुक्त प्रक्रिया रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। अब क्वेश्चन यहां से बनते दोस्तों, अम्ल क्षार से। अब देखना, ये देखो क्वेश्चन अभी एग्जाम में ये आया था दोस्तों, किसमें आया था तो मतलब उसमें आर में आया था, पहली क्वेश्चन था हमारी शिफ्ट में। अगर हम बात करें -273 सेल्सियस ये 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहते हैं, याद कर लीजिएगा। जब बैरोमीटर में पारा ऊंचाई की ओर 660 मिमी रहती है तो वह वायुमंडलीय दाब को सामान्य दाब या एक वायुमंडलीय दाब कहते हैं दोस्तों। उसमें क्या था, उसमें क्या था कि ऊंचाई पर जाने पर दाबमान जो है मतलब दाब जो है कम होता है। सही है, दाब कम होगा तभी पेन की स्याही बाहर आती है। तो वही क्वेश्चन था दोस्तों, इसी तरह थोड़ा था। अगर हम बात करें अम्ल क्षार व लवण की बात करें, एसिड बेस एंड साल्ट की, तो एसिड क्या है यानी अम्ल क्या है, तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन यानी H+ उत्पन्न करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। इसे हार्नियस का आयनिक सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्नियस का आयनिक सिद्धांत कहते हैं। अगर हम बात करें इनका स्वाद कैसा होता है तो खट्टा होता है। ये मिथाइल ऑरेंज व नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं दोस्तों। अगर बात करें अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं दोस्तों। इनका पीएच मान 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। क्षार की अगर बात करें, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सी आयन OH- देते हैं क्षार कहलाते हैं। ऐसे आर्हीनियस का आयनिक सिद्धांत कहते हैं। इनका स्वाद कड़वा होता है दोस्तों। ये फिनाफिथिलीन के गुलाबी लाल लिटमस पेपर को नीला व मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देते हैं। इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। जो क्षार होते हैं वो 7 से अधिक होते हैं, वो अम्ल होते हैं वो 7 से कम होते हैं। पीएच वैल्यू की अगर हम बात करें, यह एक संख्यात्मक मापांक होता है जो पदार्थों की अम्लीयता व क्षारीयता को प्रदर्शित करता है दोस्तों, कि मतलब कौन सा अम्ल मतलब क्षार है, कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा क्षार है। जैसे पीएच मान 0 से 14 के बीच होता है। ठीक है, ये 7 पे क्या होता है, उदासीन विलयन होता है यानी न्यूट्रल होता है। अब देखिए अम्ल व उनके प्राकृतिक स्रोत, जैसे पहले क्वेश्चन पेट में आया था, अगर आपके ध्यान होगा तब। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरका में दोस्तों। एस्कॉर्बिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो खट्टे, जैसे विटामिन सी आंवला में, खट्टे फल में, प्याज में, इनमें सब में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल संतरा, नींबू, खट्टे फल, इसमें माइलिक अम्ल, इसे माइलिक अम्ल कहते हैं, ये सेब में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली, अंगूर, कच्चा आम, इसमें पाया जाता है दोस्तों। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर, पालक, चने की पत्ती, इनमें पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल का हम बात करें तो दूध, दही में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किसमें? दही में पाया जाता है। मेथनोइक अम्ल व फॉर्मिक अम्ल चींटी में पाया जाता है दोस्तों। अगर हम बात करें फॉस्फोरिक अम्ल, ये कोको कोला में पाया जाता है। अगर हम बात करें ब्यूटारिक अम्ल तो मक्खन में पाया जाता है। ब्यूटी, मक्खन ब्यूटी रहती है, ब्यूटी हो जाएगा। तो इस तरह याद कर सकते हैं आप दोस्तों। तो ये इतने हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रट लीजिएगा, एग्जाम में आपको 1 नंबर दिला देंगे। ठीक, और ये आते भी हैं। सॉल्ट की बात करें तो अम्ल व क्षार की अपक्रिया स्वरूप बनने वाले पदार्थ लवण कहलाते हैं। ये प्राय ठोस होते हैं। इनका गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है दोस्तों। क्या होता है? गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। ये प्राय जल में घुलनशील होते हैं तथा जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। अगर हम बात करें विभिन्न लवण और उनके अनुप्रयोग की, जैसे NaCl क्या है? नमक है। NaOH क्या है? कॉस्टिक सोडा है दोस्तों। Na2CO3 10H2O यानी इसे क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट, तो ये धावन सोडा हो जाएगा। ये जितने दिए हैं ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 हो जाएगा, बेकिंग सोडा कहते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 हो जाएगा, गन पाउडर बनाने में, आतिशबाजी बनाने में, पटाखा वटाखा जो बनता है। कॉपर सल्फेट की बात करें CuSO4
5H2O, ये कीटनाशक में, विद्युत लेपन में प्रयोग किया जाता है। पोटाश एलम या फिटकरी का सूत्र क्या होता है दोस्तों, K2SO4 इंटू L2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। तो ये क्या होता है, खून बहना रोकता है और तथा चमड़े की रंगाई होती है इससे। अमोनियम क्लोराइड या नौशादर का क्या होता है, NH4Cl होता है दोस्तों इसका। ये उर्वरक बनाने में या कपड़ों की रंगाई करने में किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, इतने याद रखेंगे क्योंकि आता रहता है एग्जाम में। ऑर्गेनिक ऑक्सी अगर हम बात करें, सॉरी, अकार्बनिक जो है रसायन की बात करें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो मेंडलीव की आवर्त सारणी है। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं दोस्तों। इस आधार पर मेंडलीव ने तत्कालीन ज्ञात 63 तत्वों को 7 क्षैतिज पंक्तियों यानी आवर्त में, 9 वर्ग में यानी ऊर्ध्वाधर कॉलम में सारणीबद्ध किया है। अब हम मोजले की आधुनिक देखते हैं दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी पूछा एग्जाम में, किसने दिया, मोजले ने दिया। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्वों के आवर्ती आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का मूल आधार है। अगर हम बात करें, इन्होंने क्या किया, तो 7 आवर्त यानी 36 कतारें और 18 ऊर्ध्वाधर में बांटा। ये 7 व 9 में बांटे, ये 7 और 18 में बांटे। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु तथा अंतिम सदस्य कोई निष्क्रिय गैस होता है। एग्जाम में आता है दोस्तों। देखा, परमाणु संख्या 58 से 71 तक और 90 से 103 तक वाले तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे अलग कतार में रखे गए हैं। अगर हम बात करें शून्य वर्ग के तत्वों को उत्कृष्ट या अक्रिय गैस कहते हैं, जैसे He, Ne, ठीक है। ये क्या है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रोमियम है, और ये जिनॉन है, रेडॉन है, और उसके बाद क्या है, और ऑर्गन है, जो भी है दोस्तों वो जी याद कर लीजिएगा। कहते हैं यह वर्ग IA जो है 1A होगा शायद। ये 1A ऊपर की क्षार धातु को अत्यधिक विद्युत धनात्मकता तथा जो है 7B उपवर्ग के हैलोजन तत्व अत्यधिक विद्युत ऋणात्मकता के मध्य सेतु का कार्य करता है। ठीक दोस्तों, तो ये चीज हो जाएगा। अब हम कुछ फार्मूला देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो भी ये मतलब क्या है दोस्तों, धातु देखते हैं। देखिए, धातु ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं दोस्तों। सोना व चांदी सर्वाधिक आघात वर्ध होते हैं। धातुएं तन्य होती हैं जिनमें पतले तार खींचे जा सकते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें, ये विद्युत या ऊष्मा के संचालक होती हैं। चांदी सर्वोत्तम चालक और शीशा न्यूनतम चालक होता है। धातु कमरे, अभी मैंने जो ऊपर बताया ना दोस्तों, याद कर लीजिएगा कि धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती है। उसमें कौन है, पारा है, गैल्मियम है और सीजियम है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। अगर हम आगे बात करें विभिन्न धातुओं की महत्वपूर्ण अयस्क की बात करें, जैसे NaCl का कौन है, तो साधारण नमक है NaCl। सोडा आयस है Na2CO3 हो जाएगा। चिली साल्ट पेपर है NaNO3 हो जाएगा। क्रायोलाइट है दोस्तों, बोरेक्स है Na2B4O7 × 10H2O। तो ये इतने जो है इनके अयस्क हो जाएंगे। पोटेशियम के कौन है, सिल्वन है यानी KCl हो जाएगा। सोनाइट है K2SO4 हो जाएगा। कॉर्नेलाइट है KCl इंटू MgCl2.6H2O। अगर हम बात करें दोस्तों मैग्नीशियम की, तो मैग्नेसाइट हो जाएगा। डोलोमाइट, हम ये नहीं पढ़ रहे हैं, देख लीजिएगा अब। मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, क्रेनेलाइट और केजेराइट। ठीक, ये अगर साथ में पढ़ेंगे ना तो आप समझ ना पाएंगे, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। कभी पूछ देगा तो आप बता भी सकते हैं। कैल्शियम जैसे जिप्सम, ये अयस्क किसका है, कैल्शियम का है। लाइम स्टोन भी किसका है, कैल्शियम का है। एल्युमिनियम के बॉक्साइड है, डायस्पोर है, कोरंडम है, आप सुने ही होंगे दोस्तों, इसमें कोई नई बात है ही नहीं। टिन का क्या है, कैसीटेराइट है, पूछ लेगा। देखिए, लेड का मोस्ट इंपोर्टेंट कौन है, गैलेना, भूलना नहीं, Pb5 होता है। और सिरुराइट हो जाएगा। कॉपर का कौन है, क्यूपाइराइट है। और उसके बाद मैलेकाइट है, एजुराइट है। सिल्वर का दोस्तों अर्जेंटाइन है। और कौन सा है, केराजीराइट है, रूबी सिल्वर, ये याद कर लीजिएगा। आयरन में हेमेटाइट, लिमोनाइट। उसके बाद दोस्तों कौन है, तो ये है सिडेराइट। पारा में है सिनबार, HgS कहते हैं पारा, सिनेबार। जिंक में कौन है, जिंक ब्लैंड है, जिंकाइट है। और यूरेनियम में कौन है, कार्नेटाइट व पिच ब्लैंड हो जाएगा। थोरियम में मोनोजाइट की थोरियम मिट्टी में आप सुने होंगे। मैग्नीशियम मैग्नेटाइट व पायरुलूसाइट हो जाएगा। और कैडमियम में है ग्रेनोकाइट यानी CdS। और सोना में है सोना का है कैल्बेराइट व सिल्वेनाइट्स। तो ये इतने अयस्क हो जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा अपने हिसाब से। पढ़ना तो सब है दोस्तों। अब लोहे पर जंग लगना यानी रस्टिंग ऑफ आयरन देख लेते हैं दोस्तों। जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों।
जंग लगने वाला, देखिए रासायनिक परिवर्तन वो होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए लोहे पे जंग लगा है तो यह वो जंग दोबारा लोहा नहीं बन पाएगा, ये बात मान के चलिए। जैसे देखिए, जैसे दूध से दही बन गया, दूध से दही बन गया तो आप कितनी भी कोशिश करें, वो दही जो है दोबारा दूध नहीं बन पाएगा। तो जो चीज़ दोबारा ना बन पाए सेम टू सेम प्रोसेस में, तो वो क्या हो जाएगा, रासायनिक प्रक्रिया। जैसे बर्फ से पानी बनना, जैसे बर्फ का गलना, तो दोस्तों पानी अगर बन जाएगा तो पानी दोबारा भी तो बर्फ बन सकती है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। यानी इसमें केवल भौतिकी में उसके परिवर्तन हुआ है, रासायनिक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हम दोबारा से बर्फ को पानी और पानी को बर्फ बना सकते हैं, ठीक। तो वो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगने से लोहे के भार में वृद्धि हो जाती है दोस्तों, अगर जंग लगता है। आयरन ऑक्साइड Fe2O थे, लोगों को लगता है जंग लगेगा तो भार कम हो जाता है, नहीं दोस्तों बढ़ जाता है। आयरन ऑक्साइड यानी Fe2CO3 लोहे के जंग लगने से बना पदार्थ है, यह भूरी परत के रूप में लोहे पर जम जाता है। लोहे के गैल्वेनाइज्ड यानी जस्तीकृत चादर पर जस्ते की परत चढ़ी जाएगी। अगर हम बात करें, देखिए ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ लिखा सिल्वर क्रोमाइड को आयरन सिल्वर कहा जाता है, जिसका उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच के रूप में किया जाता है निर्माण में। सिल्वर ब्रोमाइड कई बार पूछा है, ये फोटोग्राफी में होता है दोस्तों। सिल्वर आयोडाइड क्या होता है, कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। सिल्वर नाइट्रेट लूनर कास्टिक कहते हैं, मतदान के समय यही लगता है दोस्तों। सोचिए कि उंगली पर निशान लगता है तभी लंबे समय तक रहता है। अगर हम बात करें, चांदी की चम्मच से अंडा खाना वर्जित है, क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित गंधक से प्रतिक्रिया कर काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाती है और चम्मच नष्ट हो जाता है। इसलिए मतलब चांदी की चम्मच से क्या खाना वर्जित है, अंडा। आगे अगर हम बात करें, प्लेटियम को सफेद सोना कहते हैं, यानी व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। सोने का निष्कर्षण मुख्यतः किल्वेराइट व सिल्वेनाइट अयस्क से किया जाता है। अब हम उत्कृष्ट गैस देख लेते हैं, जो नोबेल गैस है दोस्तों, वो हम देख लेते हैं। ठीक, टाइम देखें, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें शून्य वर्ग या वर्ग 18 के तत्व, जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनान है, रेडॉन है, को अक्रिय गैस कहते हैं, यानी इनएक्टिव गैसेस या निष्क्रिय गैस कहते हैं। अक्रिय गैस न तो विद्युत धनात्मक व न ही विद्युत ऋणात्मक होती है दोस्तों, ये कुछ नहीं होती, न विद्युत की धनात्मक न ऋणात्मक होती है। रेडॉन एक रेडियोधर्मी उत्कृष्ट गैस है जो प्रकृति में पाई जाती है। कौन सी, रेडॉन दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है एग्जाम में। अब और देखते हैं, ये सारा इंपॉर्टेंट है कंटेंट। अक्रिय गैसों में रोज लोकेया, रैले व रैमजे महोदय ने की थी। वायुमंडल में उपस्थित अक्रिय गैसों में सर्वाधिक मात्रा किसकी है, तो आर्गन की है। वायु भरे गुब्बारे में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम को वरीयता दी जाती है, क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। अगर हम बात करें, गोताखोरों के पानी के अंदर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन व हीलियम का मिश्रण होता है, यानी H+He होता है, मिश्रण होता है, ठीक। दमा व अन्य श्वास संबंधी बीमारियों में रोगियों के इलाज में कृत्रिम श्वसन हेतु ऑक्सीजन व हीलियम का मिश्रण प्रयुक्त होता है। कौन सा होता है, ऑक्सीजन व हीलियम का मिश्रण होता है, जो हम देते हैं दोस्तों। अस्पताल में आप जाते होंगे तो ऑक्सीजन उसमें मिला रहता है, उसमें हीलियम मिला रहता है, जो लगा देते हैं तुरंत लाके मुंह के पास ना, वही। अगला है कि ऑक्सीजन व हीलियम का अनुपात 1:4 के अनुपात में मिलाकर कृत्रिम श्वसन व गोताखोरों को दिया जाता है। अगर हम बात करें, विद्युत मरकरी लैंपों में ऑर्गन और पारा व नियॉन के साथ मिलाकर अलग अलग आकर्षक रंग बना देने वाले बल्ब व ट्यूब तैयार किए जाते हैं। ट्यूबलाइन में मुख्यतः ऑर्गन व पारे की वाष्प भरी रहती है। किसकी होती है दोस्तों, तो पारे व ऑर्गन की वाष्प भरी होती है। विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस भरी होती है। याद रखेंगे दोस्तों, ये पूछा जाता है एग्जाम में। अब हम वाटर की बात कर लेते हैं। एक होता है सॉफ्ट वाटर यानी मृदु जल, एक होता है हार्ड वाटर यानी कठोर जल। लिखा है, साबुन के साथ आसानी से जो झाग देता है वो मृदु जल होता है, या पीने योग्य होता है दोस्तों पानी। साबुन के साथ पर्याप्त मात्रा में झाग नहीं देता है तो ये कठोर वाटर होता है, पीने योग्य नहीं होता है, इसमें लवण अधिक मात्रा में होगा। इसमें शारीरिक वृद्धि हेतु आवश्यक खनिज अल्प मात्रा में उपस्थित होते हैं। इसमें जो है मैग्नीशियम, कैल्शियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड व सल्फेट लवण उपस्थित होते हैं। अगर हम बात करें तो देखिए यही आगे हम बढ़ देते हैं, तो ये स्थायी कठोरता और अस्थायी हो जाता है, यानी टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंटली हार्डनेस। अगर हम बात करें, कैल्शियम और मैग्नीशियम में बाइकार्बोनेट घुले होने के कारण उत्पन्न कठोरा, इसे जल को उबालकर दूर किया जा सकता है दोस्तों। अगर हम इसमें बात करें तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट अथवा क्लोराइड लवण घुले होने के कारण उत्पन्न कठोरता, इसे दूर करने के लिए मुख्य विधि क्या है, परमोटिट विधि है। जल में सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 मिलाकर उबालने में भी कठोरता दूर होती है।
अगर हम बात करें तो केतली में जल उबालने से उसकी आंतरिक परत में सफेद रंग की परत जम जाती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स होते हैं दोस्तों इसमें। अगर हम बात करें जल का शुद्धिकरण तो पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीन गैस और पोटाश आलम यानी फिटकरी आदि द्वारा किया जाता है जल का शुद्धिकरण। ठीक दोस्तों, अब हम महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। फलों के रस के परीक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी रासायनिक दृष्टि से कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है यानी CaC2O4 होती है। मोती मुख्यतः जो है कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 के बने होते हैं। सिगरेट के धुएं के मुख्य प्रदूषक कौन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड है व निकोटीन है। ठीक, ये सब एग्जाम में आता है दोस्तों, याद रखेंगे। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है, COCl2 होता है, विरंजक चूर्ण कहते हैं इसे। देखिए ये अभी मैंने पढ़ाया ही था। कार्बन मोनोऑक्साइड इसे दम घोटू गैस भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये रक्त में अगर मिल जाता है दोस्तों तो ये ऑक्सीजन को ले जाने में बाधा पहुंचाता है। रासायनिक रूप से सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है यानी CO2 होती है। कैल्शियम फॉस्फेट का उपयोग टूथपेस्ट के निर्माण में होता है, याद कर लेंगे दोस्तों। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO की हीमोग्लोबिन से क्रिया करने की क्षमता ऑक्सीजन की तुलना में कितनी होती है दोस्तों, तो ये जो है 250 गुना अधिक होती है। ये तुरंत दोस्तों उससे तो मतलब जो है क्रिया कर लेता है। आगे अगर हम बात करें जिंक फास्फाइड का उपयोग चूहा मार दवा के रूप में किया जाता है। जिंक फास्फाइड का उपयोग लिखा है मूत्रालयों के पास नाक में चुभने वाली गंध मूत्र में उपस्थित अमोनिया के कारण होती है। अगर हम बात करें सीमेंट की तो सीमेंट जो है मुख्यतः कैल्शियम सिलिकेट व कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है जो कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, एल्यूमिना, फेरिक व मैग्नीशियम ऑक्साइड आदि से निर्मित होता है। सीमेंट में जिप्सम का उपयोग सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने हेतु किया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट की खोज इंग्लैंड निवासी जेसेप ऑस्पर्डीन ने 1824 ईस्वी में की थी। प्रमुख कांच उसके संगठक उपयोग के बारे में देखते हैं। कांच कौन सा है, सोडा कांच मोस्ट इंपोर्टेंट है। सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका। देखिए इसका उपयोग किसमें होता है तो ट्यूबलाइट, बोतलें, दैनिक उपयोग के बर्तन ये बनाने में होता है। फिलेमेंट कांच का उपयोग किसमें होता है, विद्युत बल्ब, कैमरा व दूरबीन के जो है लेंस में होता है। क्रूक्स कांच का उपयोग किसमें होता है तो धूप के चश्मे बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक, यही दोस्तों उपयोग बहुत पूछता है, याद रखेंगे। अब देख लेते हैं क्राउन कांच, चश्मे का जो लेंस होता है ना इसी का बना होता है। और शीशा, क्रिस्टल कांच, ये महंगे कांच पात्र होते हैं। समझ में आया कि नहीं दोस्तों। अगर हम आगे बढ़ जाएं तो उर्वरक फर्टिलाइजर की बात कर लें। सूर्य के प्रकाश व जल के अतिरिक्त पौधों की वृद्धि व विकास के लिए 16 आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। ये कौन कौन से होते हैं, जैसे मुख्य तत्व इसमें कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा, पोटास हो जाएगा जिसे NPK कहते हैं। द्वितीय पोषक तत्व हो जाएगा कैल्शियम, Ma एंड यस हो जाएगा सल्फर। सूक्ष्म कौन से हो जाएगा, Fe, Mn, कॉपर, जिंक, ठीक, मोबिलिडियम, उसके बाद कैल्शियम, फिर बोरान हो जाएगा। अगर हम बात करें प्रमुख उर्वरक व उनको उपयोग देख लेते हैं तो देखिए नाइट्रोजनी उर्वरक क्या करता है, इस प्रकार के उर्वरक मृदा में नाइट्रोजन की आपूर्ति जो है करते हैं। क्या करते हैं, नाइट्रोजन की आपूर्ति। अमोनियम सल्फेट Na4, उसके बाद Na4 होल ट्वाइस SO4, ये क्या करता है नाइट्रोजन 20 से 23% तक इसमें होती है और मृदा को अम्लीय प्रभाव रखता है। अगर बात करें कैल्शियम साइनाइड की, नाइट्रोजन 40%, CaCN2 व कैल्शियम कार्बन का मिश्रण नाइट्रोलियम कहलाता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट दोस्तों नाइट्रोजन 20% इसमें होती है। फास्फेटिक अम्ल की बात करें तो इस प्रकार के उर्वरक मृदा में फास्फोरस की कमी पूरा करते हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। अगर हम बात करें दोस्तों, यह पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करता है। कैल्शियम सुपर फास्फेट व जिप्सम जल व बीज के विकास के लिए आवश्यक होता है। अब हम आगे बात करें दोस्तों, कुछ चीजें हमारी और हैं जैसे मिश्र धातु। मिश्र धातुएं अपनी अवयवी धातुओं में कठोर होती है। जैसे दोस्तों देखिए पीतल का निर्माण होता है तो कार्बन 70%, जिंक 30%। बर्तन, मूर्तियां व अन्य उपकरण बनाने में, कांसा भी ऐसे होता है, बर्तन, मूर्तियां, शीशे बनाने, सिक्के बनाने में। टांसा तो धातुओं को जोड़ने व टांका लगाने में, आप सुने होंगे गांव में कहते हैं टांका धर दीजिए भैया। गन धातु तो बंदूक, तोप व गियर या बेयरिंग बनाने में। अगर हम बात करें टाइफ जो है धातु, ये नहीं पढ़ रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मुद्रण बनाने में। कृत्रिम सोना, आभूषण व मूर्तियां। जर्मन सिल्वर में बर्तन व मूर्तियां। देखिए इसमें सिल्वर कहीं नहीं है, ये ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसमें कॉपर है, जिंक है, निकिल है, ठीक। और मैग्नीशियम जहाज व यान की बॉडी बनाने में। ड्यूरालुमिन ये वायुयान व प्रेशर कुकर बनाने में दोस्तों।
एल्युमिनियम, ब्रॉन्ज ये मुद्रा, आभूषण व सिक्के बनाने में। स्टेनलेस स्टील, सॉरी दोस्तों, देखिए स्टेनलेस स्टील की अगर हम बात करें, एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड, देखिए स्टेनलेस स्टील की बात करें, कहाँ गया, यहाँ देखिए स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किसमें कहते हैं, मोटर, गाड़ी व बर्तन बनाने में। इसमें आयरन होता है, क्रोमियम होता है, निकिल होता है, कॉपर होता है, ये सॉरी क्लोरीन होता। ये आपको मतलब याद ही करना पड़ेगा। पारे के साथ किसी अन्य धातु का मिश्रण जो है अमलगम कहलाता है। पारा लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाती है, इसलिए पारे को लोहे के पात्र में रखा जाता है। ठीक दोस्तों, कार्बनिक रसायन, प्रमुख कार्बनिक यौगिक व उनके अनुप्रयोग देख लेते हैं। जैसे सोडियम बेंजोएट, मैंने पहले ही बताया था, अचार, मुरब्बे, चटनी व फूलों के रस आदि खाद्य पदार्थों का परिरक्षण करते हैं। इससे बेंजोइक अम्ल में क्या कहते हैं, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में सहायक है। एथिलीन ग्लाइकॉल ये मोटर गाड़ी में प्रतिहिमकारक के रूप में होता है। पायरीन व कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। शॉर्ट सर्किट में लगी आग बुझाने में। टार्टरिक अम्ल क्या होता है, तो बेकिंग पाउडर के निर्माण में होता है इसका उपयोग। अगर हम आगे बात करें दोस्तों, कुछ चीजें और हैं हमारे पास, जैसे सिट्रिक अम्ल अचार व मुरब्बे के परिरक्षण में होता है। नेफ्थलीन इसकी गोलियां कपड़ों के बीच रखने से कीड़े नहीं लगते हैं। अश्रु गैस की बात करें तो भीड़ को तितर बितर करने में होता है दोस्तों, पुलिस द्वारा प्रयोग किया जाता है। क्लोरीटोन यात्रा के दौरान चक्कर आने की दवा। गैमेक्सिन व डीटीटी व कीटाणुनाशी के रूप में। मरकप्टेन यानी एलपीजी के रिसाव के रूप में होता है इसका प्रयोग, ताकि पता चले कि एलपीजी मतलब गैस निकल रही दोस्तों, क्योंकि गैस गंधहीन और मतलब इसमें गंध कोई होता ही नहीं, तो ये मिलाया जाता है। अगला है कि पोटेशियम परमैंगनेट जीवाणुनाशी दवा के रूप में। इथेफॉन या कैल्शियम फॉर्बाइड फलों को पकाने में। पॉलीकार्बोनेट बुलेट प्रूफ ग्लास के रूप में। ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है फोटोग्राफी में। एलिफ्थ्रिन या फाइथ्रिन ये क्या हो, मच्छर भगाने वाली दवा व क्वाइल के निर्माण में। विस्फोटक देख लेते हैं। आरडीएक्स यानी रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सक्लूसिव रासायनिक नाम क्या इसका है, साइक्लोट्राई मिथाइलिन ट्राइनाइट्राइम। इसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहते हैं। अन्य राष्ट्रों निम्न में से जाना जाता है, जैसे यूएसए में इसे क्या कहते हैं, साइक्लोनाइट कहते हैं। जर्मनी में हेक्सोजन कहते हैं। इटली में टी4 कहते हैं। खोजकर्ता कौन है, हाइनिंग है, 1899। डायमाइट की बात करें, यह नाइट्रोग्लिसरीन को किसी अक्रिय पदार्थ जैसे लकड़ी के बुरादे व कीजेलगूर में अवशोषित कर बनाया जाता है। वर्तमान में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह सोडियम नाइट्रेट का उपयोग होता है। खोज अल्फ्रेड नोबेल ने किया था 1866 में। जिलेटिन डायमाइड में नाइट्रो सेलुलोज की मात्रा उपस्थित होती है, जैसे ट्राई नाइट्रोटेलुइन, टीएनटी हो जाएगा, टीएनडी, टीएनपी। दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, कभी पूछता नहीं। कार्डाइड इसे सर्वप्रथम जो है अल्फ्रेड नोबेल ने बनाया था। गन पाउडर, तो गन पाउडर में 75% पोटेशियम नाइट्रेट, 15% चारकोल होता है, 10% सल्फर होता है। अब देखिए रसायन में कुछ खोज करता है जो इंपॉर्टेंट है, कुछ है दोस्तों, सारा नहीं है। जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। प्रोटॉन की रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन की कोवा। ठीक, पॉजिट्रॉन की याद कर ले एंडरसन, परमाणु नाभिक की रदरफोर्ड, परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन, परमाणु क्रम मोजले ने किया। ठीक, मैक्स प्लांक क्वांटम हो जाएगा। अनिश्चितता, सॉरी दोस्तों, चलो ये देख लीजिएगा आप लोग, वहां पे फिर हट गया है, ये देख लीजिएगा दोस्तों। अब हम आगे जो है बस वही मतलब केवल बचा है खोजकर्ता, तो मैं पीडीएफ दे दूंगा, तो वहां देख लेंगे आप लोग। ठीक, बाकी जो है आगे मतलब कल हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों, तो कल अर्थव्यवस्था स्टार्ट करेंगे। ठीक, इंडियन इकोनॉमी देखेंगे, चीजें आपको और समझाएंगे। बाकी जो भी आपको दिक्कत हुई होगी तो बताना मुझे कमेंट करके। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।